Hi everyone, welcome to Current Crunch. I hope you all are doing well. Let's start today's topic. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा पैरामीटर्स ऑफ एंटेना वाला चैप्टर, वो कंटिन्यू करेंगे पैरामीटर्स ऑफ एंटेना। इसके बाद एंटेना में हमारा टाइप्स वाला पोर्शन रहता है, टाइप्स। एंड आई गेस नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगी कि एक ही वीडियो में सारे टाइप्स आपको बताऊं एंड आपको शॉर्ट फॉर्म में कोई एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन दूं टाइप्स ऑफ एंटेनास की, ताकि आपके लिए रिविजन बाद में ईजी हो जाए। ठीक है, तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले मैं उनके लिए बता दूं, इस पे मैं आपके लिए टेलीकम्युनिकेशन जो आपके जेकेपी कांस्टेबल की पोस्ट्स हैं, उसका जो टेक्निकल पोर्शन है वो कवर करवा रही हूँ। हमारा मॉड्यूलेशन रेडियो वेव प्रोपगेशन वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट। ये हमारा प्लेलिस्ट का 8th लेक्चर है, 8th लेक्चर। ठीक है, इसमें हमारा 9th लेक्चर तक आई गेस एंटेना वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा। फिर हमारा रहता है डिजिटल मॉड्यूलेशन एंड आपका वो टीवी वाला पोर्शन। मैं कोशिश करूंगी 25th, अगर मैंने आपको बोला है तो 25th तक आपका सिलेबस जो है वो कवर करवाऊं। साथ में मैंने आपको ये बोला, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन है वो उतना डिफिकल्ट नहीं है, तो आप कोशिश करना बीच में जिस दिन आपको वीडियो नहीं मिलती है अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन कवर करने की। एंड साथ में जो मैंने पढ़ाया है इसको डोंट वेट फॉर द लास्ट, के लास्ट में यू विल रिवाइज इट टुगेदर। साथ साथ में रिवीजन करते चलो। ठीक है, लाइक अगर वी आर डन विद मॉड्यूलेशन एंड वी आर डन विद रेडियो वेव प्रोपगेशन, तो एटलीस्ट इन दो टॉपिक्स के जितने भी एमसीक्यूज हैं यू शुड बी एबल टू सॉल्व। तो ही आपको फायदा होगा इन सीरीज का। अगर आप ये सोचोगे पहले मैम सारा सिलेबस कंप्लीट करवाए उसके बाद हम एमसीक्यूज एंड रिवीजन करें, तो दिस विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। ठीक है, तो टू मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस, टू गेट मोस्ट आउट ऑफ दीज लेक्चर सीरीज, आपको क्या करना है, टाइमली रिवीजन एंड टाइमली एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने हैं। अब इतनी बात तो अंडरस्टूड है कि वीडियोस में कुछ चीज़ डेफिनेटली रह जाएगी। सारा पोर्शन हर फैक्ट इसमें इंक्लूड करना जो है, इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कंसिडरिंग द पॉसिटी ऑफ टाइम एंड अदर कंस्ट्रेंट्स दैट आई हैव। इसी वजह से मैंने एक टेस्ट सीरीज भी लाई है टेलीकम्युनिकेशन की, जो आपको मेरी ऐप पे मिलेगी। मेरी ऐप गूगल प्ले स्टोर पे करंट क्रंच करके आप सर्च कर सकते हैं। वो टेस्ट सीरीज आपको परचेज करनी होगी, वो सिर्फ 100 रुपीज़ की है एंड उसमें आपको 50+ मॉक्स जो है टेलीकम्युनिकेशन के वो मिलेंगे। तो जो भी इसमें से रह जाएगा हमारा पोर्शन, वो पोर्शन कुछ, अगर कुछ पोर्शन आपका जैसे फैक्चुअल वगैरह कुछ होगा, तो वो आप टेस्ट सीरीज से कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करी हुई है। इफ़ यू वांट यू कैन परचेज दैट। अगर आप चाहते हैं कि वो कैसे परचेज करें, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ आपको पता चल जाएगा। एंड अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, वो भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पैरामीटर्स ऑफ एंटेना एंड द नेक्स्ट नेक्स्ट पैरामीटर दैट वी हैव टू डिस्कस इज रेडिएशन पावर डेंसिटी। आई गेस यहाँ तक हमारा हो गया था सॉलिड एंगल पावर पैटर्न, कॉमन टाइप्स ऑफ रेडिएशन पैटर्न। हाँ, ये हमारा हो गया था। ठीक है, तो ये होता क्या है, बेसिकली इट इज द पावर एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनकी जो एनर्जी, उनका जो पावर है, पावर या उनका जो मैग्नीट्यूड है, वो आपको पावर डेंसिटी से पता चलता है। और अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्म में इसको निकालना हो, कोई एक कैलकुलेशन करनी हो, तो वी हैव अ टर्म कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। तो हम इसका पॉइंटिंग वेक्टर निकालते हैं। फाइन। अब मैंने पॉइंटिंग वेक्टर भी क्यों इंक्लूड किया है पावर डेंसिटी के साथ, हो सकता है एग्जाम में पॉइंटिंग वेक्टर करके कुछ लिखा हो, तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज देयर। द क्वांटिटी यूज्ड टू डिस्क्राइब द पावर एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इसके साथ कितना पावर जुड़ा हुआ है, पावर की का जो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वगैरह है, वो हम पॉइंटिंग वेक्टर से निकालते हैं। तो ये इसकी फॉर्मूला है, इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऐसे बार से। ठीक है, एंड होता क्या है, बेसिकली पावर डेंसिटी को अगर हम सिंपल पावर डेंसिटी आपको बताएं, तो आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज पावर पर यूनिट एरिया। एट a specific point how much power per unit area is getting received। ठीक है, आपको पावर डेंसिटी निकालनी है, तो पावर का मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे पावर अगर आपको निकालना है, दैट इज इक्विवेलेंट टू ये पावर डेंसिटी। ये सारी टर्म्स हम आगे फिर से हमारे काम आएंगी, तो रिमेंबर दिस। फिर आगे आपका रेडिएशन इंटेंसिटी, पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल। देखो सॉलिड एंगल जो है वो हम 3D कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं। वो हम किसी स्फेयर के सेंटर में रह के, अगर आपको क्या करना होगा विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ ए स्फेयर, जब हम एंगल निकालते हैं, दैट इज योर सॉलिड एंगल। जैसे हम अगर आर्क का निकालते हैं या सर्कल का हम एंगल निकालते हैं, ठीक है, दैट इज योर 2D रिप्रेजेंटेशन। अगर हम स्फेयर के सेंटर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, दैट इज योर 3D, एंड उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल।
तो रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होता है? पावर जो एंटीना रेडिएट करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर ये आपका नैरो बीम एंटेना है और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना पावर रेडिएट कर रहा है, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी रेडिएशन इंटेंसिटी कितनी है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम यू से, एंड इट इज डिफरेंशियल पावर रेडिएटेड इन अ गिवन डायरेक्शन, पी डिवाइडेड बाय आपका सॉलिड एंगल इन दैट डायरेक्शन। तो ये इसकी फॉर्मूला है, बिकॉज अभी हमारे पास पेपर नहीं है तो वी डू नॉट नो। हो सकता है कि एग्जाम में अगर आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए, आपको फॉर्मूला भी लिखनी हो, तो बेटर इज कि आप हर जो सिचुएशन हो, हर टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, यू बेटर बी प्रिपेयर बिफोर हैंड। तो रेडिएशन पावर डेंसिटी एंड रेडिएशन इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है? दिस इज द टोटल पावर पर यूनिट एरिया स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस। रेडिएशन पावर डेंसिटी क्या होता है? पावर पर यूनिट एरिया हर डायरेक्शन में, लाइक ये अगर आपका एंटीना है पैराबोला, तो पावर जो होगा अगर हम पर यूनिट किसी भी एक पॉइंट पे हम निकालें कि एरिया, उस एरिया में पावर कितना है, बट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है? जब हम रेडिएशन इंटेंसिटी की बात करें, दैट इज फोकस्ड, जो किसी एक एंगल पे फोकस्ड होगा, जो स्पेसिफिक होगा, दैट इज द रेडिएशन इंटेंसिटी की कितनी इंटेंसिटी है। एंड पावर डेंसिटी इज पावर मैग्नीट्यूड, या आप बोलो पावर उस पर्टिकुलर एरिया में कितना है। फाइन, तो दिस इज योर पैरामीटर। आगे चलते हैं। अब कुछ और पैरामीटर्स हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। दिस इज डायरेक्टिविटी। वेट, इसको पहले मैं थोड़ा फोकस इसका बढ़ा देती हूँ। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, दीज आर हैंड रिटन नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं। तो दैट इज़ वाई लेक्चर ऑल्सो टेक्स टाइम, क्योंकि इतना सारा कंसल्ट करना एंड देन ये सारे वीडियोस वगैरह बनाना। मैंने इंजीनियरिंग अपनी 2013 में कंप्लीट की है, उसके बाद से फर्स्ट टाइम आई एम अगेन रीडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, तो इट टेक्स सम टाइम। दिस इज योर डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन फ्रॉम द एंटेना टू द रेडिएशन इंटेंसिटी एवरेज और ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं ऑब्वियसली आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखो, डायरेक्टिविटी क्या होता है? एक तो रेडिएशन इंटेंसिटी हुआ ना, किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे आप फोकस्ड जो है, कितनी रेडिएशंस आती हैं वो निकालोगे। डायरेक्टिविटी में आप क्या देखते हो? किसी एक फोकस्ड एरिया पे इन कंपैरिजन टू ऑल कितनी जो एनर्जी है, कितनी जो रेडिएशन है वो आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बल्ब या टॉर्च देख लो, हम टॉर्च कहीं पे डालते हैं, टॉर्च से रोशनी डालते हैं कहीं पे, तो वो ऐसी कुछ होती है, ठीक है? ऐसी होगी, वहां से निकलेगी लाइट, लेकिन उसका कुछ एरिया होगा जो थोड़ा स्पेसिफिक होगा, वो उसकी डायरेक्टिविटी होगी। तो हम डायरेक्टिविटी क्या निकालेंगे? जहां पे उसका ज्यादा फोकस होगा, वो कितना होगा इन कंपैरिजन टू जो एवरेज फोकस है उसकी एनर्जी का, दैट इज योर डायरेक्टिविटी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। वेट, मैं इस देती हूँ। तो होता क्या है, ये एक टॉर्च है, टॉर्च कहीं पे रोशनी जो है वो डाल रहा है, तो बीच में कहीं पे एक फोकस एरिया होता है जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसकी पावर की। तो हम देखेंगे अगर हम सिर्फ ये देखें कितनी इंटेंसिटी है उस पर्टिकुलर जगह पे, दैट इज योर रेडिएशन इंटेंसिटी। अगर हम ये देखें कि उसमें कितनी इंटेंसिटी है एज कम्पेयर टू द एवरेज इंटेंसिटी जहां पे पूरी लाइट पड़ रही है, दैट विल बी योर डायरेक्टिविटी। तो वही है रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी इन ऑफ ए गिवन डायरेक्शन फ्रॉम द एंटेना टू द रेडिएशन इंटेंसिटी एवरेज ओवर ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो जो देखो डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं ना ऐसे, तो डिफिकल्ट थोड़ा लगती हैं, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आप एक बार ही समझो, उसके बाद डेफिनेशन जो है पढ़ा करो, तो वैसे ज्यादा इजी लगता है। डायरेक्टिविटी को मैथमेटिकल ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी। अब डायरेक्टिविटी के साथ हमारे पास और एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिविटी गेन। अब डायरेक्टिविटी को जब हम डेसिबल्स में रिप्रेजेंट करें, डेसिबल्स में, दैट मीन्स वहां से हम एक वैल्यू निकालने की कोशिश करें, दैट इज योर डायरेक्टिव गेन। वो एक लॉगरिदमिक फॉर्म में हम निकालते हैं, दैट मीन्स डायरेक्टिविटी को जब हम एक लॉग में रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग वैल्यू में निकालते हैं, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, हमारे लिए वैल्यू कोई एक निकालना ईजी हो जाता है। अदरवाइज डायरेक्टिविटी बहुत ज्यादा हो सकती है, 100,000, फिर हम उसको वैल्यू थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, लॉग में उसका मैथमेटिकल फॉर्म निकाल के, जिसको जो हमारे लिए इजी हो जाता है टू कैलकुलेट। फाइन, तो उसके लिए ये फॉर्मूला देख लो, 10 log 10 डायरेक्टिविटी, ऐसे करके हम उसका डायरेक्टिव गेन निकालते हैं इन डेसिबल।
The expression in decibels makes it easier to compare antennas, especially when dealing with very high or very low डायरेक्टिविटी वैल्यूज। ठीक है, तो अगर हमें कंपैरिजन करना होगा दो एंटेनास का, तो हमारे लिए वैल्यू कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम डायरेक्टिविटी ऑफ एन एंटेना 100, तो वो कैसे हम निकालेंगे? गेन 10 log 10 of 100 which is 2। तो ये आ गया आपका 20 डेसिबल्स। ठीक है, डायरेक्टिविटी को हम और कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्टिविटी कैन ऑल्सो बी रिटन एज सॉलिड एंगल ऑफ ए स्फेयर डिवाइडेड बाय द एंटेना बीम सॉलिड एंगल। देखो अब ये क्या होता है? डायरेक्टिविटी मैंने आपको बोला, एक फोकस्ड एरिया में कितनी एनर्जी है उसका रेशियो निकालो आप। दैट मीन्स उस फोकस एरिया में इन कंपैरिजन टू द एवरेज जो एनर्जी हर एरिया में जा रही है उसकी, एंटेना की। ठीक है, तो अब ये देख लो, आप डायरेक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 पाई सॉलिड एंगल ऑफ ए स्फेयर। स्फेयर इज 360 डिग्री पूरा। ठीक है, उसका हम सॉलिड एंगल निकालेंगे, दैट इज 4 पाई। तो 360 डिग्री पूरा हमें क्या निकालना है? डायरेक्टिविटी मैंने आपको क्या कहा? आप देखते हो एक फोकस्ड इन कंपैरिजन टू होल। तो ये होल क्या आ गया आपका पूरा? आप देखोगे यहाँ पे स्फेयर, तो वो आपका 4 पाई आ गया, डिवाइड बाय बीम सॉलिड एंगल। बीम सॉलिड एंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया ऑफ एंटीनास फोकस्ड रेडिएशन, तो विच इज नथिंग बट योर डायरेक्टिविटी। आया समझ आपको? एक तो आप सॉलिड एंगल निकाल रहे हो, दैट मीन्स आप पूरा एरिया निकाल रहे हो। पूरा एरिया 4 पाई के फॉर्म में है, डिवाइडेड बाय आपका ये हो गया बीम सॉलिड एंगल। इसको ओमेगा भी बोलते हैं मैथम इसमें, मैथ्स में या फिजिक्स में हम इसको एज ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा ए। ठीक है, तो वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एंटीनास फोकस्ड रेडिएशन। फोकस्ड रेडिएशन, तो वही आपका क्या है? डायरेक्टिविटी। और ये जो 4 पाई है, इसको हम मेजर करते हैं स्टेरेडियन में, स्टेरेडियंस में। ठीक है, तो वही होता है आपका डायरेक्टिविटी, एक फोकस्ड एरिया इन कंपैरिजन टू द एवरेज जो आपकी एनर्जी है वो कितनी है, दैट इज योर डायरेक्टिविटी। आगे देख लो, रिलेशन बिटवीन गेन एंड डायरेक्टिव गेन। ठीक है, डायरेक्टिविटी गेन ये क्या होता है? डायरेक्टिविटी गेन हमें पता है। देखो डायरेक्टिविटी में क्या होता है, हम लॉसेस कंसिडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन गेन में हम क्या करते हैं? गेन में हम लॉसेस भी कंसिडर करते हैं। दैट मीन्स अगर एंटेना आइडियल हो, जिसको हम आइसोट्रोपिक एंटेना भी बोलते हैं, आइसोट्रोपिक एंटेना, आइसोट्रोपिक एंटेना अगर आइडियल हो और आपके एरर्स वगैरह कुछ भी नहीं हो, एफिशिएंसी 100% एफिशिएंसी हो, तो आपका जो गेन है वो डायरेक्टिविटी के बराबर होता है। ठीक है, सिंपल तरीका है समझने का। गेन आपका लॉसेस भी कंसिडर करता है। अगर लॉस कोई नहीं हो और एफिशिएंसी 100% हो, दैट विल बी इक्वल टू योर डायरेक्टिविटी। गेन इज एसोसिएटेड विद द डायरेक्टिविटी एंड डायरेक्टिविटी इटसेल्फ इज डिपेंडेंट entirely upon the radiation pattern of the antenna। अब ऑब्वियसली डायरेक्टिविटी सारा किससे रिलेटेड है? कि कितना जो एरिया है वो रेडिएट कर रहा है, दैट मीन्स कितना फोकस करेगा, एवरेज एरिया कितना है जिसमें रेडिएशन आ रही हैं, तो वो सारा किस पे डिपेंड करेगा? आपका रेडिएशन पैटर्न किस तरीके का। अगर पैराबोलिक आपका एंटेना है तो अलग तरीके का रेडिएशन पैटर्न होगा। अगर नैरो बीम एंटेना है आपका तो अलग तरीके का रेडिएशन पैटर्न होगा। ठीक है, गेन इज इक्वल टू डायरेक्टिविटी प्रोवाइडेड एंटेना एफिशिएंसी इज 100%। और एक टर्म हमारे पास आती है पावर गेन। जैसे डायरेक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं? हम गेन सिंपल जब हम बात करते हैं तो हम एफिशिएंसी, लॉस, डायरेक्टिविटी ये सारी चीजें देखते हैं। पावर गेन की बात करते हैं तो पावर डेंसिटी, इनपुट आउटपुट पावर रेशियो, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो इसको आप दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हो। पावर डेंसिटी रेडिएटेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय सब्जेक्ट एंटेना, divided by power density radiated in that direction by an isotropic antenna, which is nothing but ideal antenna। That means कितना पावर आपका एंटेना जो है रेडिएट कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको आप कंपेयर करो उसी डायरेक्शन में। सेम इनपुट अगर आप दे दो, करंट का सेम इनपुट पावर हो, तो कितना जो है रेडिएशंस वो रेडिएट करेगा एक आइडियल एंटेना। मतलब आइडियल एंटेना के कंपैरिजन में आपका एंटेना कैसा काम कर रहा है विद द सेम इनपुट, वो आपका होता है पावर गेन। उसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, आउटपुट पावर विद रिस्पेक्ट टू इनपुट पावर। दैट मीन्स कितना इनपुट आप दे रहे हो, कितने कितने इनपुट पे आपको कैसा आउटपुट पावर मिल रहा है। इसमें भी जो लॉसेस हैं दे आर ऑल्सो अकाउंटेड। आगे देखते हैं, गेन को आप कैसे लिख सकते हो? सिंपल, रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी फ्रॉम अ रेफरेंस एंटेना, जो आपका आइसोट्रोपिक या आइडियल एंटेना हो सकता है, प्रोड्यूस्ड इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम पावर इनपुट, दैट इज योर गेन।
आगे चलते हैं एंटेना एफिशिएंसी। एंटेना एफिशिएंसी क्या होता है? रेशियो ऑफ द पावर रेडिएटेड टू द टोटल पावर इनपुट सप्लाइड टू एन एंटेना, इट इज डिनोटेड बाय एन और के। ठीक है, तो कितने आपका जो इनपुट है, आप कितना पावर इनपुट टोटल उसको दे रहे हो एंड वो कितना इनपुट लेता है, फिर कितने लॉसेस उसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कितने माइनस होते हैं, फाइनली हमारा आउटपुट पे कितना पावर रेडिएट होता है। ठीक है, इफेक्टिव एरिया और इफेक्टिव एपर्चर और कैप्चर एरिया, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम एपर्चर वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इसमें हम 3-4 जो एपर्चर के टॉप मतलब ये हैं पॉइंट्स, वो हम देखेंगे, टाइप्स देखेंगे एपर्चर के। तो सिंपल सिंपल चीजें हैं, मैं आपको सिंपल तरीके से एग्जांपल से समझाऊंगी। देखो, आपको सिर्फ इस सीरीज में क्या करना है, आपको साथ-साथ रिवाइज़ करना है। जैसे एंटीना का इतना पोर्शन हो गया, तो इसका आपका रिवीजन, एमसीक्यूज़ और अगर मेरी टेस्ट सीरीज जॉइन करोगे, टेस्ट वगैरह सारा टाइमली खत्म होना चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं आता। आप मुझे बोल रहे हो दिन में 3 लेक्चर्स लाओ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना। मैं लेक्चर लाने के लिए मुझे पहले लेक्चर प्रिपेयर करना है, आपके लिए नोट्स बनाने हैं, साथ में मेरे बाकी सारे इतने सारे कोर्सेज़ भी चल रहे हैं। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ 25th, तो आप मुझे 25th बफर 2 दिन मान लो, 27 बफर डेज़ तो रहते ही हैं। 27 तक अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो आप ये सारी बातें बोल सकते हो, लेकिन उससे पहले ही इंशाल्लाह आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि टाइम पे सिलेबस हो जाए। लेकिन आपको मेरी इन सारी पढ़ाई हुई चीज़ों की हेल्प मिले, आपके लिए बेनिफिशियल रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप टाइमली रिवाइज़ करो और टाइमली एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व करो। कोई अगर इश्यू होगा तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो और मेरी टेस्ट सीरीज़ जॉइन करने के लिए मेरा जो है करंट क्रंच ऐप वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं एपर्चर पे। देखो, एपर्चर क्या होता है? इट इज़ नथिंग, अगर हम नॉर्मल टर्म्स में बोले एपर्चर हम किसको बोलते हैं? कोई एक ओपनिंग होगी, कोई होल होगा, ओपनिंग या होल वगैरह। तो एपर्चर बेसिकली अगर आप ये एंटेना ले लो, इसको हम हॉर्न एंटेना बोलते हैं। ठीक है, 3D में मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये। तो इसका एपर्चर कहाँ पे होगा? ये, जहाँ से इंसिडेंट वेव्स आ रही हैं। ठीक है, ये आप फिगर जो है वो दिमाग में रखो, मैंने आगे ड्रॉ भी की है। इफेक्टिव एपर्चर क्या हम बोलते हैं? मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर रिसीव्ड एट द एंटेना लोड टर्मिनल टू द पावर डेंसिटी या पॉइंटिंग वेक्टर, जो हमने आगे बोला, ऑफ द इंसिडेंट वेव। मैंने यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर भी क्यों लिखा है? क्योंकि मैथमेटिकली हम पॉइंटिंग वेक्टर ही इसका कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम में अगर कहीं पे पॉइंटिंग वेक्टर लिखा होगा, आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। सिंपली इसको सिंपल करने के लिए हम पावर डेंसिटी ही यूज करेंगे। तो क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर रिसीव्ड एट द एंटेना लोड टर्मिनल टू द पावर डेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट वेव। दैट मीन जितना पावर आ रहा है, चलो वो तो आ ही रहा है, लेकिन हमारे लिए इफेक्टिवली हम कितना रिसीव कर पा रहे हैं, दैट इज इफेक्टिव एपर्चर, हम वैसे ही निकालते हैं। तो अगर आप इसको मैथमेटिकल ऐसे रिप्रेजेंट करो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो पावर रिसीव डिवाइडेड बाय पावर डेंसिटी, यहाँ पे पावर डेंसिटी लिख लो, पावर डेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट वेव। तो जितना उसका पावर का डेंसिटी मैग्नीट्यूड है, उसमें से कितना आप रिसीव कर रहे हो। तो कम क्यों रिसीव करोगे? क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लॉसेस होंगे। ठीक है, एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। तो जितना आपके पास सारा लूज होने के बाद आता है, उसको हम निकालेंगे ऐसे, तो वो हमें देगा इफेक्टिव एपर्चर या एपर्चर एरिया। तो हाउ टू कैलकुलेट, अब मैंने यहाँ पे ये चीजें भी लिखी हैं हाउ टू कैलकुलेट, क्योंकि इससे आपको क्या हो जाएगा, ये पॉइंट समझना ईजी हो जाएगा। देखो, ये एपर्चर है एक हॉर्न एंटेना का। हॉर्न एंटेना जो है, इट इज अ टाइप ऑफ एंटेना, वो हम टाइप्स ऑफ एंटेना में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक हॉर्न एंटेना है, ऐसी एक 3D फिगर है, इसको इमेजिन करो वो स्पीकर जैसा। मेरी डायग्रामेटिक स्किल्स इतनी ही है, मैं इससे अच्छी डायग्राम नहीं बना सकती। ठीक है, इसमें ये वाला जो एरिया है, जो ओपनिंग है, इसको फिजिकल एपर्चर बोलते हैं। ये अगर ए बी है एंड ये ए है, तो इस फिजिकल एपर्चर का एरिया होगा ए इंटू बी। यहाँ से हमारी इंसिडेंट वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो अंदर आ रही है। ठीक है, ये इसकी इंसिडेंट वेव है। तो ये डायग्राम दिमाग में रखो। फिर फिजिकल एपर्चर हो गया एरिया ऑफ ओपनिंग, जो इस 4 वॉल्स 1 2 और 3 और उस वाले साइड की जो वॉल होगी, उसका जो ये वाला ओपनिंग एरिया है, मैं इसको 1 मिनट इरेज कर देती हूँ। ये वाला जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल एपर्चर। ठीक है, तो ये हुआ आपका फिजिकल एपर्चर, एरिया ऑफ ओपनिंग 4 वॉल्स। ये फिजिकल एपर्चर किसके बराबर, अगर हमें पावर देखना होगा इस फिजिकल एपर्चर पे कितना है, तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा आपका पावर डेंसिटी इनटू जो आपका एपर्चर एरिया है। अगर हमें इस एरिया पे कितना पावर है वो देखना होगा, तो हम देखेंगे कि उस एरिया पे
पर यूनिट पावर कितना आ रहा है, तो वो आपका होगा पावर डेंसिटी, ठीक है, इनटू दैट मींस पावर पर यूनिट एरिया इनटू एपर्चर एरिया जो है आपका, ठीक है। तो पावर कितना आ रहा है हर यूनिट पे इस पूरे एरिया में, वो आपका देखेगा पावर क्या है उस पूरे फिजिकल एपर्चर पे। पावर जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ द फिजिकल एपर्चर, दैट मीन जो फिजिकल एपर्चर है जो हमने यहाँ पे अभी ड्रॉ किया, ये वाला जो ओपनिंग है हमारे हॉर्न एंटेना की, भोंपू जैसा ये, भोंपू ही बनाती हूँ। ये जो भोंपू का ये है, ठीक है, जो उसकी ओपनिंग है, अगर हमें इसका हम देखेंगे इसमें से कितना पावर जनरेट हो रहा है, तो हम देखेंगे इस पे पावर जो डेंसिटी है दैट मीन्स पावर पर यूनिट एरिया जो है इनटू इसका जो ए इंटू बी मैंने आपको अभी दिखाया था, इनटू इसका एरिया कितना है, एपर्चर एरिया कितना है, तो वो हमें बताएगा इस पूरे एरिया में कितना पावर जनरेट हो रहा है, ठीक है। और वो मैक्सिमम मैक्सिमम होगा। अभी हम इफेक्टिव एपर्चर आगे देखेंगे, हम अभी फिजिकल एपर्चर ही देख रहे हैं, तो फिजिकल एपर्चर पे जो पावर जनरेट होगा वो मैक्सिमम होगा। फाइन। अब इफेक्टिव एपर्चर क्या होता है, इफेक्टिव एपर्चर होता है इसमें से हमारे लिए इफेक्टिव कौन है, दैट मीन्स हमारा जो एंटेना है वो इफेक्टिवली किसको कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज योर इफेक्टिव एपर्चर। वो अगर हम फॉर्मूला में देखें, दैट इज योर वहां पे कितना इफेक्टिवली कितना पावर जनरेट हो रहा है किसी एक एरिया पे, क्योंकि इतना जो एरिया है उस पे मैक्सिमम पावर तो जनरेट नहीं करेगा ना, मैक्सिमम जो है वो रिसीव तो नहीं करेगा ना एंटेना, इसमें से कुछ लॉसेस होंगे, कुछ चीजें वापस जाएंगी। तो जो इस वाले एरिया में से अंदर जाके एंटेना को जो सिग्नल मिल रही है उसका जो पावर है वो होगा आपका रेडिएशन इंटेंसिटी इनटू आपका जो इफेक्टिव एरिया है, इफेक्टिव एपर्चर का एरिया, ठीक है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड जो आपका इफेक्टिव एरिया है वो किसके बराबर होगा, वो होगा जो ये देख लो एक बार डायग्राम, वो जो इफेक्टिव एरिया है, एक बारी मैं वापस से रिविजिट करती हूँ आपको, हम तो आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं जो मैं बोल रही हूँ। पहले हमने देखा फिजिकल एरिया, ठीक है, फिजिकल एपर्चर, तो वो हमने सारा एरिया देखा इसका। अब हमें देखना है हमारे पास एरिया तो सारा है, लेकिन क्या यहाँ की सारी सिग्नल्स आपके एंटीना कन्वर्ट करें, अगर करेंगे वो आपका आइडियल एंटीना होगा जिसमें कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन जब सिग्नल आएगी तो यहाँ से कुछ टकराएगी, कुछ यहाँ पे जाएगी, कुछ यहाँ पे आके डेड हो जाएगी, कुछ इन टर्मिनल्स पे टकराएगी जो इसके ये कोने हैं, टर्मिनल्स पे टकराएगी, ठीक है। फाइनली जो इफेक्टिवली कितनी होगी जो आपके पास आएगी वो हम इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगी जो पावर एट टर्मिनल्स होगा डिवाइडेड बाय आपका पावर डेंसिटी। जो पावर एट टर्मिनल्स होगा डिवाइडेड बाय आपका पावर डेंसिटी, वो होगा आपका AE। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो पावर कितना जनरेट होगा इफेक्टिव एपर्चर पे, दैट इज इक्वल टू पावर डेंसिटी WI इनटू आपका इफेक्टिव एरिया कितना होगा, वो होगा जो पावर आपके टर्मिनल्स पे आ रहा है डिवाइडेड बाय उनकी जो पावर डेंसिटी है। तो इसको इसको हम डिवाइड कर कैंसिल आउट करेंगे, तो आपका जो पावर जनरेट होगा वो होगा उतना ही पावर जनरेट होगा जो आपके टर्मिनल से पावर अंदर जा रहा है, ठीक है। तो P इक्वल्स टू PT। स्कैटरिंग अपर्चर, अगर जो इसके वो एजेस पे स्कैटर होके हॉर्न एंटेना के एजेस पे स्कैटर होके वापस जाएगा, वो हमें निकालना होगा, तो वो होगा स्कैटरिंग दैट अकर्स व्हेन द वेव टचेस द एजेस, ठीक है। तो वो कितना होगा, कितना पावर रेडिएट हो गया है, रेडिएटेड पावर डिवाइडेड बाय आपका कितना पावर डेंसिटी है। फिर लॉस एपर्चर हो गया, जब पावर सिग्नल्स अंदर आ रही है एंटेना में, तो कुछ एंटेना जो है वो कभी कभी हीटअप हो जाएगा, ठीक है। तो उस हीटअप में कुछ हमारी जो वेव्स है वो यूज हो जाएंगी, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, जो वेव्स हमारी वेव्स का पावर होगा वो यूज हो जाएगा उस एंटीना को हीटअप होने में। तो वो बेसिकली क्या बताएगा आपका कौन सा आपका लॉस होगा, क्योंकि वो ट्रांसमिशन तो नहीं होगा ना सिग्नल्स का, उससे क्या हो रहा है आपके आपका जो एंटीना है वो हीटअप हो रहा है। तो पावर ऑफ द वेव्स दैट गेट्स यूज्ड अप इन हीटिंग द एंटीना, दैट इज योर लॉस एपर्चर। एंड वो है आपका PLP, जो लॉस हो रहा है पावर ड्यू टू हीट, डिवाइडेड बाय WI, ठीक है। WI इज ए पावर डेंसिटी। एंड कैप्चर एंटेना होता है जो आपके पास इन सब चीजों के बाद अवेलेबल होता है, अवेलेबल एपर्चर अवेलेबल टू कैप्चर द वेव। टोटल आपके पास एपर्चर जो वेव को कैप्चर करता है दैट इज योर कैप्चर एपर्चर, ठीक है। वो होता है आपका बराबर PL बाय PC बाय
कितना पावर आप कैप्चर कर रहे हो डिवाइडेड बाय पावर डेंसिटी। तो आपका जो AC होगा कि टोटल जो कैप्चर अपर्चर है वो किसके बराबर होगा, AE प्लस AS स्कैटर इफेक्टिव प्लस लॉस वाला, जो हमने अभी 3 वैल्यूज निकाली हैं। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। अगर नहीं होगा तो मुझे आप डाउट्स अपने पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मेरे को टाइम जब भी मिलेगा मैं रिप्लाई करूंगी। एंड अगर डाउट नहीं है तो एक दो बार ही वीडियो देखो, अगर मैं थोड़ा तेज बोल रही हूँ तो स्लो मोशन में वीडियो सुनो, और जो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। उतना डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा डीप इसमें नहीं जाना, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ ये मैथमेटिकली सारी डिराइव होती हैं। बट अगर मैं आपको वैसे पढ़ाने पे आऊँगी तो ये हमारा जो टॉपिक है 6 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। ये जो आपका एनालॉग कम्युनिकेशन है, आगे जो एनालॉग टू डिजिटल कम्युनिकेशन है, ये हम पूरे एक सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने डीप डीप कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर आपका आ गया सेल्फ इम्पिडेंस। इम्पिडेंस मैंने आपको पहले भी बताया है, जो करंट के बहाव को सर्किट में रोकता है। ठीक है, स्टॉप्स द करंट। तो इसमें आपका रेजिस्टेंस आ जाती है, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस वगैरह, वो आपके इम्पिडेंस में आती है। एंड इम्पिडेंस जो होगा वो आपका जो आउटपुट और इनपुट पे मैच करना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल बताई थी पाइप और बकेट वाली, तो एक बारी वो वीडियो फिर से देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट भूल गया है। ठीक है, तो इसलिए आपके जो इम्पिडेंस है उनकी मैचिंग होनी चाहिए ताकि करंट जो है वो लॉस ना हो। से अब हमें दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ने हैं, सेल्फ इम्पिडेंस एंड म्यूचुअल इम्पिडेंस। ठीक है, सेल्फ इम्पिडेंस क्या होता है, इट इज द इम्पिडेंस ऑफ एन एंटेना इन फ्री स्पेस विद नो ऑब्जेक्ट्स अराउंड टू ऑल्टर इट्स रेडिएशन पैटर्न। तो जब हम सेल्फ इम्पिडेंस की बात करेंगे वो वही कॉन्सेप्ट है सिंपल इम्पिडेंस वाला, जिसमें रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस दोनों पार्ट आते हैं। ये आपका रियल नंबर होता है कोई, ये आपका इमेजिनरी नंबर होता है, इसीलिए हमारा जो इम्पिडेंस है वो आपको हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका रिएक्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका इम्पिडेंस हो गया जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब मेरा यहाँ पे आपको बताने का क्या और एक बनता है, दैट इज म्यूचुअल इम्पिडेंस। अब ये ध्यान से सुनो, म्यूचुअल इम्पिडेंस क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ टर्मिनल्स व्हेन द सर्किट इज ओपन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक सर्किट है, ठीक है, उसमें कोई करंट चल रही है, और उसके साथ एक दूसरा सर्किट है जो कि ओपन है, दैट मीन्स वो क्लोज नहीं है, उसमें खुद कोई करंट नहीं है, उसके टर्मिनल्स ऐसे ओपन है। ठीक है, इस सर्किट में जो करंट जनरेट हो रही है, करंट चल रही है, उसकी वजह से जो साथ वाला सर्किट है उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है, वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है, उसको ही हम म्यूचुअल इम्पिडेंस बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, ZM, mutual impedance equals to V12 by I2. V12 is a voltage induced in the primary circuit due to secondary. एक सर्किट है करंट वाला, करंट पास हो रही है, और एक ओपन सर्किट है, उसमें करंट की वजह से दूसरे सर्किट में वोल्टेज इंड्यूस हो रही है। तो इनका जो रेशियो है उससे हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इम्पिडेंस निकालते हैं। ठीक है, I2 इज अ करंट फ्लोइंग इन द सेकेंडरी सर्किट। अब यहाँ से हमारा और एक कॉन्सेप्ट डिराइव होता है, वो आपके डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है बट इन अ वे इज रिलेटेड, दिस इज योर रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा अगर इम्पिडेंस अभी तक समझ में नहीं आया। तो ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो, दो एंटेनाज है यहाँ पे, है ना, दो सर्किट्स मान लो, एंटेनाज मान लो। यहाँ पे हमने इसको करंट दी, इस करंट की वजह से क्या हो रहा है, दूसरे के टर्मिनल पे एक वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। ये एंटेना 1 है, ये एंटेना 2 है। अब इसका हमने एक रिवर्स किया, रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा करना, है ना, रेसिप्रोकेट करना, रिवर्स करना, रिवर्स। अब एंटेना 2 को हमने करंट दी यहाँ से, एंड एंटेना 1 में कुछ वोल्टेज इंड्यूस हुई। ठीक है, और फर्स्ट केस में हमने एंटीना 1 को करंट दी, I1 वही करंट है जो एंटीना 1 को दे रहे हैं, V21 है जो सेकंड वाले एंटीना में I1 के एंटीना की वजह से करंट, I1 के एंटीना की करंट की वजह से वोल्टेज इंड्यूस हो रही है, जो अभी हमने इम्पिडेंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा। और ये वाली डायग्राम में क्या दिखाया है, अब एंटीना 2 में यहाँ से करंट जा रही है जिसकी वजह से एंटीना 1 में कोई वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। अब अगर I1 आपका बराबर है I2 के, दैट मीन दोनों में सेम करंट जा रही है, तो ये देखो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहता है, जो वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस हो गई है V21, वो इक्वल होगी आपकी जो वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस हुई है V12। दैट मीन्स ये जो V21 I1 की वजह से इंड्यूस हुआ एंड V2 जो I2 की वजह से इंड्यूस हुआ, वो इक्वल होंगे। ठीक है, ये आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम बताता है। एंड ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें हेल्प करती है अगर हमें एंटीना एरेज, उसको बोलते हैं कि अगर मल्टीपल एंटीनाज यूज करने होंगे तो वहां पे हम इस प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। ठीक,
तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, इफ़ यू अप्लाई करंट इन फर्स्ट सर्किट एंड मेजर वोल्टेज इन सेकंड सर्किट, और इफ़ यू रिवर्स द डायरेक्शन, दैट इज़ अप्लाई करंट इन सेकंड सर्किट एंड मेजर द वोल्टेज इन फर्स्ट सर्किट, तो जो वोल्टेज इंड्यूस्ड है विल हैव द सेम रिलेशनशिप इन बोथ द डायरेक्शंस। तो आप ये भी बोल सकते हो कि इनका जो इम्पीडेंस है, टू सर्किट्स हैव इक्वल म्यूचुअल इम्पीडेंस Z12 इक्वल्स टू Z2i, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है करंट एंड दो सर्किट्स का, एक जगह करंट आना और दूसरे में वोल्टेज इंड्यूस होना दूसरे ओपन सर्किट में, वो आपका म्यूचुअल इम्पीडेंस होता है। नेक्स्ट इज योर एंटीना बैंडविड्थ। एंटीना बैंडविड्थ क्या होता है? ये एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है जिसपे एंटीना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अपने मेंटेन रखता है किन्हीं रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे। इसको हम एक दो तरीकों से डिफाइन करते हैं, आप सारे देख लो। एंटीना बैंडविड्थ को हम बोलते हैं कि ये वो विड्थ है, मतलब ये वो रेंज है, रेंज किस चीज़ की? फ्रीक्वेंसीज की, जिसपे आपका एंटेना कुछ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने जो मेंटेन करता है। वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हुए? लाइक एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे इसका गेन क्या होगा, इसका शेप डायरेक्शन क्या होगी, पैटर्न, पोलराइजेशन, इम्पीडेंस क्या होगा एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे, या फ्रंट टू बैक रेशियो क्या होगा। ठीक है, फ्रंट टू बैक रेशियो होता है पावर पावर रेडिएटेड इन द डिजायर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय पावर रेडिएटेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो आपका बताता है फ्रंट टू बैक रेशियो। तो आपका बीम विड्थ क्या है, एंटीना बैंड विड्थ क्या है? विड्थ दैट मींस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जिन पे एंटीना कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मेंटेन रखता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। या आप बोल सकते हो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर विच जो एंटीना है वो इफेक्टिवली ऑपरेट करता है एंड मेंटेन करता है एक गुड परफॉर्मेंस। दिस इज इजियर टू रिमेंबर, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस पे एंटीना इफेक्टिवली गुड परफॉर्मेंस अपनी एग्जिबिट करता है, सच एज एफिशिएंट रेडिएशन दिखाता है एट मिनिमल सिग्नल लॉस। This bandwidth is often expressed as a percentage of the central frequency. If antenna operates effectively between 100 megahertz and 120 megahertz, 100 और 120 megahertz पे effectively operate करता है, तो bandwidth would be 120 minus 100 equals to 20 megahertz. ठीक है, एंड अगर सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, हम इसमें क्या देख रहे हैं, बैंडविड्थ परसेंटेज कैसे निकालते हैं। सेंट्रल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आपकी जो अपर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी होगी उसका मिड पॉइंट। ठीक है, तो इस रेस्पेक्ट में वो क्या हो गया, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी अगर आपकी अपर 100 अपर 120 लोअर 100 है, तो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी सी एफ वुड बी 110। ठीक है, तो बैंडविड्थ परसेंटेज कितना हुआ, जो बैंडविड्थ हमने ऊपर निकाली डिवाइडेड बाय सेंट्रल फ्रीक्वेंसी कितनी है इनटू 100, दैट इक्वल्स टू अराउंड 18.8%। तो हो सकता है सेंट्रल फ्रीक्वेंसी करके या बैंडविड्थ परसेंटेज करके आपको क्वेश्चन या फॉर्मूला पूछा जाए एग्जाम में। और ये याद रख लेना हमेशा, जो क्वालिटी फैक्टर होता है एंटीना का, जिसको हम क्यू भी बोलते हैं, वो प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है आपके बैंडविड्थ पे। दैट मीन्स अगर बैंडविड्थ ज़्यादा होगा तो क्वालिटी आपकी कम होगी। ऑल्दो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होंगे, लेकिन जो इफेक्टिविटी के हिसाब से अगर हम क्वालिटी देखें तो वो एंटीना की कम होगी। ठीक है, तो इनका इनवर्स रिलेशनशिप है, ये भी हमेशा याद रखना, इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन है डेफिनेटली बनता है। फिर हो गया आपका एंटीना बीम विड्थ। बीम विड्थ क्या होता है? बेसिकली एंगुलर विड्थ इन डिग्रीज मेजर्ड ऑन द रेडिएशन पैटर्न बिटवीन पॉइंट्स वेयर द रेडिएटेड पावर हैज फॉलन टू हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो जो रेडिएटेड पावर है उसको हम 50% पे लाते हैं, उसको हम हाफ करके लाते हैं, फिर उस रेडिएटेड पावर पे हम एंगल को निकालते हैं, दैट इज योर एंटीना बीम विड्थ। ठीक है, तो उसको हाफ क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमारा जो लॉसेस हैं उसको काउंट करके जो हमारे सिग्नल लॉस हो जाती है, या नॉइस रेशियो हमारा होता है, नॉइस टू सिग्नल रेशियो, उन सब चीज़ों को अकाउंट करने के लिए जो टोटल रेडिएटेड पावर है उसको हम उसके 50% पे लाते हैं रेडिएटेड पावर को। फिर उस 50% पे हम देखते हैं कि हमारा जो एंगल है, ठीक है, रेडिएशन पैटर्न जो है उस 50% पे वो कितना है, वो हमारा होता है एंटीना बीम विड्थ। तो इसको हम हाफ पावर बीम विड्थ भी बोलते हैं इसी वजह से, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, रेडिएटेड पावर को उसके हाफ वैल्यू पे लेके आते हैं, 50% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। दैट मीन जो मैक्सिमम रेडिएटेड पावर है उसको हम 50% करते हैं, उस 50% पे फिर हम रेडिएशन पैटर्न जो है उसका एंगल निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बीम विड्थ। फाइन। अब देखो ये फिलहाल आपके पैरामीटर्स खत्म होते हैं यहाँ पे, मेजरली जितने भी आपके मेजर मेन पैरामीटर्स थे वो हमने सारे डिस्कस किए हैं। अब इनसे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट इक्का दुक्का फैक्ट्स होंगे और फैक्चुअल चीज़ें, वो आपको कहाँ मिलेंगी, वो आपको मिलेंगी टेस्ट सीरीज में, जो आपको मिलेगी सिर्फ 100 रुपीज़ की। आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप एनरोल नहीं भी कर सकते हैं। आपका जो सिलेबस है मैं तो भी कंप्लीट कराऊंगी, चाहे आप एनरोल करें या ना करें। ठीक है।
So till the time you get a new video, bye bye, take care, have a great day.